नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। नेशन टू नेशन, जहां सरहदों के पार हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप 3 अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नेशन टू नेशन में सबसे पहले बात होगी उस हथियार की जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को ही हैरान कर दिया है। ईरान के आसमान पर दावा करना अमेरिका को अब भारी पड़ रहा है। एक ही दिन में अमेरिका के 2 बाहुबली आसमान से जमीन पर आ गए। आज आपको हम बताएंगे कि ईरान के किस हथियार ने अमेरिका को मात दी और ये कैसे हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में ऑयल लॉकडाउन की। जी हां, पाकिस्तान में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात हैं और कारण है तेल की कमी। सरकार ने तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें हैं और आम आदमी की जेब पाकिस्तान में खाली है। इसके बाद बात करेंगे नासा की। दरअसल नासा के आर्टेमिस 2 मिशन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। 50 साल बाद इंसान चांद के इतने करीब पहुंचा है। आर्टेमिस 2 मिशन इतना खास क्यों है और क्या अमेरिका अपना अगला बेस चांद पर बनाने की तैयारी कर रहा है, इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेशन टू नेशन। और सबसे पहले नेशन टू नेशन की शुरुआत करेंगे उस हथियार की चर्चा से जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जो अमेरिका कुछ दिनों पहले तक ईरान के आसमान पर राज करने का दावा कर रहा था, आज उसके विमान गिराए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे। ईरान जंग में अब तक 7 अमेरिकी विमान तबाह हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सबसे पहले अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया गया। ये ईरान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में उड़ान भर रहा था। F-15E फाइटर जेट के क्रू को ढूंढने के लिए अमेरिकी विमान A-10 अटैक एयरक्राफ्ट पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ। A-10 हमले के बाद कुवैत के हवाई क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां पायलट ने सुरक्षित तरीके से इजेक्ट किया। यानी इस बात में कोई शक नहीं कि ईरान का आसमान अब भी अमेरिका के लिए खतरों से भरा हुआ है। तो एक तरीके से ट्रंप का जो अल्टीमेटम था, उसके बाद ईरान का जो पलटवार था, वो पलटवार बहुत ज्यादा भीषण देखने को मिल रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले को आज 37 दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किल कम नहीं है। अब ट्रंप के एक के बाद एक अल्टीमेटम जो सामने आ रहे हैं, आपको बता दें, पहले 10 दिन, फिर 5 दिन और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को 48 घंटे का एक और अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तरीके से कहा है कि वहां जो नाकेबंदी कर रखी है ईरान ने, उससे चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे खोलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले करेगा। ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे में हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका बेबस और लाचार है और वो घबराकर हमें धमकियां दे रहा है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे लिए नरक के द्वार खोल देंगे। दूसरी ओर ईरान ने इजराइल कुवैत की ओर मिसाइलें दागी हैं। तो एक तरीके से ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान पर समझौते का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तक इसका असर होता नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि कुछ ही देर पहले मेरे निर्देश पर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हमलों में से एक को अंजाम दिया है और ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने खर्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमारे हथियार दुनिया के अब तक के सबसे शक्तिशाली और आधुनिक हथियार हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैंने द्वीप पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को नष्ट न करने का फैसला किया है। हालांकि अगर ईरान या कोई और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों के स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन में बाधा डालने की कोशिश करता है तो मैं तुरंत अपने इस फैसले को फिर से इस पर विचार करूंगा और हो सकता है कि फिर मैं
इतना नर्म और लहजा ना रखूं, इसके बाद जो पलटवार होगा वो और ज्यादा आक्रामक होगा, यह कहना था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और इस बीच ईरान ने अमेरिकी विमान पर हमले का एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने F-15 को मार गिराया है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि आसमान में उड़ रहे फाइटर प्लेन के पास मिसाइल का धमाका होता है, जिसके बाद प्लेन गिर जाता है। इस तस्वीर ने अमेरिका के उन दावों पर सवाल उठा दिए हैं जिसमें वो कह रहा था कि ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। तस्वीरें कुछ और ही कहानी यहां पर कह रही हैं। तो ऐसे में समझना होगा कि आखिर ईरान जो प्रमाण देकर तस्वीर बयां कर रहा है, उस पर अमेरिका का जो दावा है वो कितना ज्यादा असरदार है। और सवाल यह है कि ये ईरान का कौन सा हथियार है जो अमेरिका के लिए इतना बुरा सपना बन चुका है। आपको बता दें कि ये है ईरान का मजीद एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने 2021 के आसपास इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को निशाना बनाने के लिए यह डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। यह रडार पर निर्भर नहीं रहता, रडार सिग्नल नहीं देता, इसलिए विमान इससे पहले से पकड़ नहीं पाते हैं और बल्कि इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल ये करता है। इसकी मार करने की जो दूरी है वो करीब 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक है और इस वजह से ये उन हालात में ज्यादा कारगर होता है जहां दुश्मन के विमान या ड्रोन को किसी खास इलाके के ऊपर आना पड़ता है। ये एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है और उनको मार सकता है और इसमें एक साथ 8 मिसाइल्स तैयार रहती हैं, यानी कि एक शॉट में 8 मिसाइल्स निकालने की इसकी क्षमता है। और यह सिस्टम आमतौर पर मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, यानी इसे जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी शिफ्ट किया जा सकता है और इससे दुश्मन के लिए इसकी सही लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो यह है ईरान की सबसे बड़ी ताकत और यही वजह है कि ईरान अपने इस ताकत के जरिए अमेरिका का सीना चौड़ा करके अमेरिका का सामना कर रहा है। तो साफ है कि अमेरिका ईरान की ताकत को आंकने में चूक गया और जमीन हो या आसमान, जमीन पर ईरान की सबसे बड़ी ताकत है IRGC। ईरान की सेना भी कई मायनों में अलग है। ईरान के पास 2 अलग अलग थल सेना है। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ईरानी सेना की ताकत क्या है। आपको बता दें कि ईरान के पास 2 अलग अलग थल सेनाएं हैं, मतलब थल सेनाओं में भी विभाजन है और वो 2 अलग अलग भूमिका में वहां पर काम कर रही हैं। आर्टेश एक पारंपरिक राष्ट्रीय सेना है जो कि बहुत ही ज्यादा पारंगत, प्रशिक्षित और मजबूत होती है। आर्टेश में लगभग 3,50,000 सक्रिय सैनिक हैं जिनकी बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। IRGC एक समर्पित, एक वैचारिक सेना है जो कि दुश्मन का हर मुश्किलों के सामने वो सामना करती है। IRGC में 1,90,000 प्रशिक्षित सैनिक हैं जिनकी बहुत कड़ी तैयारी की जाती है किसी भी युद्ध की स्थिति से लड़ने के लिए। आर्टेश की तुलना में अधिक आधुनिक हथियारों से लैस है IRGC की सेना और T-72S करार और जुल्फिकार टैंक्स का बड़ा बेड़ा ईरान के पास है। तो ये उसकी मजबूत सैन्य शक्ति है। आपको बता दें तूफान और देहलवी जैसी एंटी टैंक मिसाइल्स भी ईरान की सेना की बहुत बड़ी ताकत है जो अमेरिका और इजराइल का एक साथ सामना कर रही हैं। तो ये हमने ईरानी सेना की आपको ताकत बताई, तो ये अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और यही बड़ा कारण है कि आखिर 37 दिन तक लगातार ईरान अमेरिका और इजराइल का डटकर सामना कर रहा है। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में बताया कि ईरान द्वारा लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद से लापता अमेरिकी सैन्यकर्मी को भी बचा लिया गया है। विमान के चालक दल का यह सदस्य शुक्रवार से लापता था जब ईरान ने अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराया था। चालक दल के एक अन्य सदस्य को पहले ही बचा लिया गया था। ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा कि पायलट घायल है लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उसने ईरान के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में शरण ली थी। आपको बता दें कि बचाव अभियान में दर्जनों विमान और हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। ईरान ने भी इस पायलट को पकड़ने वाले के लिए इनाम की घोषणा की थी, लेकिन इस बार बाजी अमेरिका के हाथ आई और इस पायलट का रेस्क्यू किया जाना अमेरिका के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसमें अमेरिका सफल भी हुआ। और आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के मशहर पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में इजराइल ने हमला किया है, जिसके बाद इलाके में भीषण आग और धुएं का गुबार छा गया। और ईरानी मीडिया के मुताबिक
इस हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल प्रशासन का आग पर काबू पाने का दावा है और इस हमले की जिम्मेदारी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ली है। उनका कहना है कि इजरायल ने इस संयंत्र को निशाना बनाया है क्योंकि यहां विस्फोटक और मिसाइल सामग्री जो है वो बनाई जा रही थी और इसीलिए हमने टारगेट करके इसको निशाना बनाया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ईरान पर अपने हमले लगातार जारी रखेंगे। שאנחנו נמשיך לקטוש את משטר הטרור בטהרן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אחרי שהשמדנו להם 70% ביכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם לכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים הפטרוכימיים. אנחנו נמשיך לקטוש אותם, כפי שהבטחתי, מועדים לשמחה. तो इजरायल के प्रधानमंत्री का दावा है कि आने वाले जो दिन हैं वो इजरायल के लिए खुशियों से भरे हुए होंगे क्योंकि हम ही जीतेंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और अमेरिका, इजरायल और ईरान संघर्ष अभी जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार जारी है। इस बीच आज ईरान ने कुवैत के 2 बिजली और जल शोधन संयंत्रों पर ईरानी ड्रोन से हमले किए जिससे काफी नुकसान हुआ है। 2 बिजली उत्पादन इकाइयां सेवा से बाहर हो गई हैं। वहीं कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा है कि ड्रोन हमले के बाद उसके शुवेक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो एक तरीके से एक मोर्चे पर तो वो युद्ध कर ही रहा है, ऐसे में अब कुवैत पर भी उसने यहां पर हमला कर दिया है। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर इजरायल के हमलों पर चेतावनी दी है। उन्होंने हालिया अमेरिकी और इजरायली हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। 4 अप्रैल को जारी इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले एक बड़े रेडियोलॉजिकल खतरे को जन्म दे सकते हैं। बुशहर परमाणु संयंत्र के पास चौथा हमला होने के बाद स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। अराक्ची ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह एक असहनीय स्थिति है जिससे रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इस तरह के हमले न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र को आम जनता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं और ईरान ने इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने और आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। हालांकि ईरान की इस अपील का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना कुछ व्यापक असर होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ नेशन टू नेशन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशन और आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा का खतरा, ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में ऑयल लॉकडाउन लग चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में न केवल तेल की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है बल्कि आम जनजीवन पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। स्कूल बंद हैं, कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई हो पा रही है और यहां तक कि सरकार के मंत्री और अधिकारियों को मिल रहे तेल में भी कटौती कर दी गई है। यानी कि पूरा सिस्टम बैठने की कगार पर है। पाकिस्तान की दम तोड़ती अर्थव्यवस्था के लिए ये महंगाई और ये ऊर्जा संकट बहुत भारी पड़ रहा है। दरअसल ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान में तेल की सप्लाई कम हो चुकी है। पाकिस्तान में दरअसल तेल का ये जो संकट है वो अब आम लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में तेल के भंडार की स्थिति जो है वो बेहद ज्यादा नाजुक है। तेल का भंडार पाकिस्तान में जो है वो आपातकालीन स्थिति के पास पहुंच चुका है। रिफाइनरीज के पास लगभग 10 से 11 ही दिन का कच्चा तेल बचा है और एलपीजी, एलएनजी का लगभग 15 दिन का स्टॉक बचा है। ऐसे में हालात कितने चिंताजनक है ये हम समझ सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन 50% से 100% तक महंगे हो चुके हैं क्योंकि तेल की कीमतों में वहां पर काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है और तेल की कमी के कारण बिजली उत्पादन में भी कमी आई है और साथ ही बड़े शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तेल की वैश्विक कीमत बढ़ने से डिफॉल्ट होने का खतरा पाकिस्तान का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल पाकिस्तान में जो तेल का संकट है उसकी वजह से महंगाई जो है पाकिस्तान की वो कई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में उसकी कीमत यदि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान में 378 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है
और डीजल भी 378 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। एलपीजी का जो रेट है पाकिस्तान में वो 5000 के पार पहुंच चुका है। मतलब एक जो सिलेंडर है, पाकिस्तान के एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 5000 के पार है। आटा वहां पर 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पाकिस्तान में दवाएं भी जो है वो 500% महंगी हो चुकी है। दाल 250 से 450 रुपए प्रति किलो बिक रही है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी 2 से 9% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब 2 से 9% तक डेयरी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में महंगे हो गए हैं। तो एक तरीके से पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के कारण हम ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आम लोगों में बड़ा गुस्सा है, क्योंकि लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यक जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उन तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के कारण पूरे पाकिस्तान के लोगों में आक्रोश है, और वो आक्रोश किस तरीके से झलक रहा है आपको बता दें। तो 60 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चे कैसे निकालेंगे, और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म है अवाम के साथ। अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, इन्होंने जो अवाम को इतना बड़ा दचका दिया, पहले 55 रुपये लीटर बढ़ाया, जिस पर अवाम बहुत परेशान थी, ठीक है। अभी इन्होंने 137 रुपये बढ़ा दिया है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है, और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है। क्या जंग लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आवाम का भी तो सोचना चाहिए ना। 460 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करेगा। उसके सारे पैसे पेट्रोल में हैं, 3 बच्चे हैं, उसके घर में भूख है। तो सुना आपने, पाकिस्तान का आम नागरिक यह कह रहा है कि 460 रुपए प्रति लीटर वहां पर पेट्रोल का दाम इस समय चल रहा है। पाकिस्तान में तेल के दामों में 43 से 55% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी के ऐलान के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है, और भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने कीमतों में थोड़ी कमी का ऐलान किया है। फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। तो पाकिस्तान में एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्थिक लॉकडाउन और ऑयल लॉकडाउन की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट की वजह से। और आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ऑयल लॉकडाउन से आखिर क्या क्या बंद हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सबसे पहले स्कूल जो हैं वो 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये वैश्विक तेल जो संकट है, वैश्विक ऊर्जा संकट जो है, उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति है। विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई वहां पर चल रही है, मतलब यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का काम करने का की जो व्यवस्था है वो लागू कर दी गई है। मतलब हफ्ते में 4 दिन ही सरकारी दफ्तरों में काम होगा। केवल 50% स्टाफ को ही बुलाने की अनुमति है, यानी कि 50% लोग ही ऑफिस आएंगे और काम करेंगे। और ईंधन भत्ते में भी 50% तक की कटौती कर दी गई है। मतलब बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी और जो सेना के अधिकारी हैं उन्हें भी जो ईंधन दिया जाता था उसको कम कर दिया गया है। 60% सरकारी वाहनों को हटा दिया गया है। ये जो तेल संकट है उसके बाद पाकिस्तान के हालात हम आपको बता रहे हैं। उर्वरक संयंत्रों को होने वाली एलएनजी आपूर्ति जो है वो निलंबित कर दी गई है, और इसके अलावा मुख्य बाजारों और शॉपिंग मॉल्स को जल्दी बंद करने की घोषणा कर दी गई है। और साथ ही मंत्रियों और अधिकारियों के विदेशी दौरे जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। तो मतलब पाकिस्तान की जो स्थिति है वो एक तरीके से आर्थिक लॉकडाउन की स्थिति है, क्योंकि वहां पर जो तेल संकट का जो असर हुआ है उस असर की वजह से 378 रुपए लीटर तो पेट्रोल और डीजल के दाम है। खाने पीने की चीजों के भी दाम बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान की जनता एक तरीके से हाहाकार कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है, ये बुरी स्थिति है। और जानकारों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता आज तक काफी सुरक्षित रहा है, इसलिए किसी ने
ऐसे हालात की तैयारी नहीं की थी। Percentage of energy imports for many Asian countries come from the Middle East and come by the Strait of Hormuz. And the other point of that, I guess the other side of that coin is the fact that because it's such a reliable transit, trade route, and it happens very regularly, almost seamlessly, Asian countries, or the ones especially in Southeast Asia, have held quite low oil and refined product inventories as well, on site, simply because that trade can happen extremely regularly, and there's no need from a capital point of view to store a lot of your imported oil or imported refined products on site. Again, from an accounting point of view, this, maybe not optimal to have all of that stored. So as a result, they haven't had a lot of inventories. तो जानकार बता रहे हैं कि पाकिस्तान वालों को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बुरे हो सकते हैं, और एक तरफ पाकिस्तान तेल की एक एक बूंद को तरस रहा है, लेकिन गीदड़ भभकी देने में उसने अभी तक कोई कमी नहीं की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से जंग की धमकी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का इस बार निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय जब पूरी दुनिया ईरान और यूक्रेन जैसे युद्धों में उलझी हो और पाकिस्तान तेल के लिए मोहताज, अगर भारत ने उस पर एक्शन लिया तो पाकिस्तान को मदद के नाम पर सहानुभूति भरे बयान भी नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को धमकी दी और कहा कि अगला संघर्ष सिर्फ सीमाओं तक नहीं सीमित होगा। ये बयान ख्वाजा आसिफ का है, लेकिन साफ है कि नींद आसिम मुनीर की उड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे में आसिफ मुनीर की ये नींद उड़ाने वाली स्थिति यहां पर नजर आ रही है, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से ये जो गीदड़ भभकी दी और कहा कि किसी भी हमले के जवाब में उनका देश त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करेगा। इस तरह की धमकियां देना कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, और अगली बार हमारा जवाब और भी अधिक सशक्त और निर्णायक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन संप्रभुता की रक्षा करने का उसका संकल्प पूर्ण है, उसकी तैयारी पूरी है और उसकी प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक होगी। ये गीदड़ भभकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है वो दे रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के किसी नेता ने भारत पर हमले की बात कही हो। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने भी ऐसी ही बात कही थी। अब्दुल बासित ने कहा था कि अगर अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को बिना सोचे समझे भारत पर हमला कर देना चाहिए। हालांकि अब्दुल बासित ने ऐसा क्यों कहा था ये तो पूरी तरीके से समझ से परे है, लेकिन बासित ने कहा कि ऐसे हालात में भारत सबसे आसान रास्ता हो सकता है। पाकिस्तान को मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब बगैर सोचे समझे दिया गया ये कुछ ऐसा बयान है जिसका कोई मतलब यहाँ पर समझ नहीं आता, और पाकिस्तान के जो कुछ बड़े पत्रकार हैं उन लोगों ने भी इस बयान पर हैरानी जताई थी। और वहीं पाकिस्तान की गीदड़ भभकी तो आपने सुनी। अब हम आपको जरा तथ्य बताते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। वो 22 मिनट पाकिस्तान को भूलने नहीं चाहिए। पहले 5 मिनट में अर्ली वार्निंग रडार्स जाम कर दिए थे हमारी सेना ने, और उसके बाद आपको बता दें कि अगले 6 मिनट में 5 प्रमुख एयरबेस पर हमने हमला किया था और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और इसके बाद केंद्रीय कमांड सेंटर्स का संपर्क काट दिया गया था। ये 22 मिनट एक बार हम फिर पाकिस्तान को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी गीदड़ भभकी आई है कि वो भारत पे हमला कर देगा। वेस्टर्न एयर कमांड पूरी तरह से विफल हमने किया था, ये हमारी सेना का पराक्रम था। तो हमने एक तरीके से पाकिस्तान को 22 मिनट में उसकी हैसियत बता दी थी कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम फिर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारतीय सेना के वो 22 मिनट नहीं भूलने चाहिए। और जब ये कहते हैं कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है
उसके बाद यदि आप युद्ध की धमकी वो भी भारत जैसे देश को दें तो यहां पर समझने वाली बात हो जाती है, क्योंकि भारत वो देश रहा है जिसने आज तक दुनिया के किसी भी देश पर आगे रहकर ना तो उसकी धरती का, उसकी जमीन का अतिक्रमण किया और ना ही उस पर कभी हमने आगे रहकर हमला किया। भारत ने हमेशा प्रतिक्रिया दी है। तो ऐसे में समझना होगा कि भारत की तैयारी तो पूरी है, लेकिन पाकिस्तान जब इस तरह की संकीर्ण मानसिकता की बात करता है तो ये एक तरीके से हास्यास्पद स्थिति यहां पर बनाती है। और इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। नमस्कार।